आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है या सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। तो प्रश्न है मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया। तो पहला ऑप्शन है मुझे तुम पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, या मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। तो सबसे सही उत्तर क्या है इसका कि मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर इसका सही है। फिर अगले प्रश्न में है श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुवन में भटक रहे थे या मित्रों के संग खेल रहे थे। तो सही उत्तर है मधुवन में भटक रहे थे। अब अगला प्रश्न है आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आइए देखते हैं इन दोनों उत्तरों को चुनने का क्या कारण है। पहले प्रश्न में श्री कृष्ण ने माखन खाने के आरोप से बचने के लिए तर्क दिया था कि उनके छोटे छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे माखन कैसे खा सकते हैं। यह तर्क स्वाभाविक और भोला है जो उनके बचपने को दर्शाता है। तो इसलिए हमारा जो पहले प्रश्न का उत्तर है वो क्या है, सही। फिर दूसरे प्रश्न में श्री कृष्ण मधुवन में भटक रहे थे। यह उनके बाल लीलाओं का एक उदाहरण है जहाँ वे प्रकृति के साथ खेलने और मस्ती करने में मग्न रहते हैं। इन उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण की लीलाएं सरलता और मासूमियत से भरी होती हैं और उनके तर्क भी इसी का प्रतीक होते हैं। अगला प्रश्न मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो कौन से वो शब्द हैं, आइए देखते हैं। शब्द है यहाँ और इनके अर्थ हैं यहाँ। तो पहला शब्द है जशोदा। तो जशोदा का अर्थ या संदर्भ क्या है कि यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण जी को पाला था। तो आप इसका सही मिलान इससे कर देंगे। ठीक है। दूसरा है शब्द पहर। पहर समय मापने की एक इकाई। 3 घंटे का एक पहर होता है और एक दिवस में यानी एक दिन में 8 पहर होते हैं, यानी 8 या 24, यानी 24 घंटे में कितने पहर हुए, 8 पहर, अगर 3 घंटे का एक पहर है तो दूसरे का मिलान हो गया ये। तीसरा है लकुटी कमरिया। तो इसका अर्थ होता है लाठी और छोटा कंबल। कमली मान्यता है कि श्री कृष्ण लकटी कमरिया लेकर गायें चराने जाया करते थे। तो तीसरे का मिलान इससे कर देंगे। और बंसीवट। बंसीवट क्या है, मथुरा के पास नहीं, बंसीवट तो है एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गायें चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंशी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे। तो बंसीवट का मिलान आप इससे करेंगे। मधुवन। मधुवन का मिलान होगा मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। तो पांचवे का मिलान इससे। फिर है छीकू। छीकू क्या है, गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीजों जैसे दूध या दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि ना पा सके। तो छठे का मिलान हो गया इससे। फिर है माता। माता का अर्थ क्या होता है, जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी या माँ। तो सातवें का मिलान हो गया इससे। फिर आठवां है हमारे पास शब्द ग्वाल बाल। ग्वाल बाल गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका मिलान करना है। अब अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहली पंक्ति है भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, और दूसरी पंक्ति सूरदास तब बिहसी जसोदा लय और कंठ लगायो। तो देखते हैं इन दोनों ही पंक्तियों के उत्तर। पहली पंक्ति भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो का अर्थ है श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुबह जब गायें चराने का समय हुआ तो उन्हें मधुबन भेजा गया। इसका मतलब है कि वे सुबह से ही गायें चराने के लिए गए थे और माखन खाने का समय ही नहीं मिला। और दूसरी पंक्ति सूरदास तब बिहसी जसोदा लय और कंठ लगायो। इस पंक्ति का अर्थ है सूरदास कहते हैं कि जब यशोदा जी ने श्री कृष्ण की बातें सुनी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें गले से लगा लिया। इससे यशोदा जी के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और उनके स्नेह का पता चलता है। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है, और दूसरा प्रश्न है यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। तो आइए देखते हैं इन दोनों के उत्तर। पद में श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बातें अपने बारे में बताई। क्या क्या बताया, एक तो सबसे पहले उन्होंने माखन खाने से इनकार किया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। फिर उन्होंने गाय चराने का काम बताया कि उन्होंने बताया कि भोर होते ही उन्हें गाय चराने के लिए मधुबन भेज दिया गया था। फिर वो कहते हैं कि 4 पहर बंसीवट भटकना, अपने बारे में ही बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वे 4 पहर तक बंसीवट में भटकते रहे और फिर शाम को घर लौटे। फिर आगे क्या कह रहे हैं वो कि छोटे बालक होना, उन्होंने कहा कि वे एक छोटे बालक हैं जिनके छोटे छोटे हाथ हैं और उनके छीके जहां मक्खन रखा जाता है तक पहुंचना संभव ही नहीं है। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि श्री कृष्ण ने कहा कि ग्वाल बाल उनके खिलाफ हैं, यानी उनसे बैर करा हुआ है, और उन्होंने जबरदस्ती उनके मुंह पर माखन लिपटा दिया या लगा दिया। और माता का भोला स्वभाव, श्री कृष्ण ने यशोदा माता से कहा कि वे बहुत भोली हैं और ग्वाल वालों की बातों पर विश्वास कर रही हैं। कहने का अर्थ है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर भी अपने ही बारे में कहा है कि तुम उनकी बातों पर विश्वास कर रही हो, मेरी बातों पर नहीं कर रही हो। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया।
तो उत्तर है यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से इसलिए लगा लिया क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की मासूमियत और भोलेपन को समझ लिया। श्री कृष्ण के बचकाने तर्क और प्यारी बातें सुनकर यशोदा माता की ममता उमड़ आई और उन्हें समझ में आ गया कि श्री कृष्ण ने यह सब बातें उन्हें मनाने और अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए कही हैं। इसी वजह से उन्होंने हंसते हुए श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। अगला प्रश्न कविता की रचना। भोर भयो गायन के पाछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। ये देखिए, पठायो, आयो। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का प्रयोग करते हैं। तो हमें इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ना है और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनानी है कि इस पाठ में और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे एक विशेषता होगी तुक की, यानी पठायो आयो। ठीक है। और जैसे इस पंक्ति की अंतिम पंक्ति में, इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है आदि। ठीक है, ये हमें उन्होंने उदाहरण दे दिया कि एक विशेषता क्या होगी कि इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है। और अगला प्रश्न है, फिर अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। जो हम सूची बनाएंगे प्रश्न क की, उसे हमें अपनी कक्षा में प्रश्न ख में साझा करना है। तो देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी। तो पहली विशेषता है तुकबंदी, कि इस पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्दों में तुक मिलाई गई है, जिससे पद में लय और संगीतात्मकता आती है। उदाहरण के लिए पठायो और आयो, छोटो और पायो आदि शब्दों में तुक मिलती है। फिर है दूसरी विशेषता कविता की सरल भाषा, की इस पद की भाषा सरल और समझने में आसान है, जो इसे पाठकों के लिए रोचक और भावपूर्ण बनाती है। तीसरी विशेषता है श्री कृष्ण का बचपन। पद में श्री कृष्ण के बचपन की मासूमियत और भोलेपन को प्रमुखता से दर्शाया गया है। उन्होंने अपने बचपन के स्वाभाविक तर्कों से माखन चोरी का आरोप झुटलाने की कोशिश की है। फिर चौथी विशेषता माँ बेटे का संबंध। पद में यशोदा और श्री कृष्ण के बीच के प्रेम पूर्ण संबंध को खूबसूरती से उभारा गया है। यशोदा माँ का अपने पुत्र पर अटूट विश्वास और ममता भी इस पद में झलकती है। फिर अगली विशेषता कवि का नाम। पद की अंतिम पंक्ति में कवि सूरदास ने अपने नाम का उल्लेख किया है। यह भक्ति काल के कवियों की एक विशेषता है, जहां वे अपनी रचनाओं में अपना नाम शामिल करते हैं। तो ये जो भक्ति काल के जितने भी कवि हैं, वो अपनी रचनाओं में अपना नाम अवश्य शामिल करते हैं। अगली विशेषता भावनात्मक चित्रण। पद में श्री कृष्ण की भोली और मासूम बातें, यशोदा का हंसते हुए श्री कृष्ण को गले लगाना एक बहुत ही भावनात्मक और करुण चित्रण प्रस्तुत करता है। अगली पंक्ति अगली विशेषता है बालक के नटखटपन का चित्रण। श्री कृष्ण ने माखन ना खाने का तर्क देते समय अपने छोटे छोटे हाथों और अपनी भोली मासूमियत का चित्रण किया है, जो उनके नटखटपन को भी उजागर करता है। तो इन सभी विशेषताओं ने इस पद को भावपूर्ण और पाठकों के लिए अत्यंत प्रिय बना दिया है। तो हमने जो भी ये विशेषताएं की हैं, इस अगले प्रश्न में आपको इन सभी विशेषताओं को अपनी कक्षा में सबके साथ साझा करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी सेम वही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे। और दूसरा प्रश्न, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है और वे निर्दोष हैं। वे अपने छोटे हाथों और ग्वाल बालों की शरारत का उल्लेख करते हुए अपनी सफाई दे रहे हैं। और अगले प्रश्न का उत्तर है, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगाया तो उनके प्रेम और स्नेह की अनुभूति श्री कृष्ण को हुई होगी। उन्होंने महसूस किया होगा कि उनकी माँ उनके साथ है और उन्हें समझती है। अगला प्रश्न शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें पूरा करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। भोर भयो गायन के पाछे। इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है, इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार से लिखिए। तो जो ये शब्द हमें दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते हैं वो आपको लिखना है। जैसे परे, परे को हम बोलते हैं उस ओर, कि परे, परे से जा, यानी कि उस ओर जा, उस ओर। छोटों को बोलते हैं छोटा या छोटी। ठीक है। विधि को बोलते हैं विधि। भोरी को भोली। कछु कुछ। ले ले। नहीं नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न, पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों का उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए। तो ये रहा स्तंभ 1, ये रहा स्तंभ 2। तो हमें स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो पहला शब्द है हमारे पास उपजी। तो उपजी का अर्थ क्या होता है? उपरचना या उत्पन्न होना। ठीक है। तो इसका हम इससे मिलान कर देंगे। जानी, जानी का अर्थ क्या होता है? जानकर, समझकर। तो दूसरे का मिलान इससे कर देंगे। जायो, जायो का अर्थ क्या होता है? जायो का अर्थ होता है
जायो, जायो का अर्थ है जन्मा, तो इसका मिलान हम इससे कर देंगे। फिर जिए, जिए यानी मन या जी। अगला है पठायो, पठायो का अर्थ क्या है? भेज दिया, ठीक है। और पतियायो यानी कि विश्वास किया, सच माना। बहियन, बहियन यानी कि बाह, हाथ, भुजा, तो ये सात्विक का हो गया अर्थ। फिर है विधि, विधि यानी कि प्रकार, भांति या रीति। बेहसी, बेहसी यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? मुस्काई, हंसी, तो ये नौवे का हो गया। भटक्यो, भटक्यो यानी कि इधर उधर घूमा या भटका। और लपटायो, लपटायो का मला, लगाया या पोता, ठीक है। तो इस तरह से इनका हमें सही मिलान करना था। अगला प्रश्न है वर्ण परिवर्तन। तू माता मन की अति भोरी, भोरी का अर्थ है भोली। यहाँ ल और र वर्ण परस्पर बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ल या ड और र में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो कई बार क्या होता है, बालक की जगह पे बारक लिख सकते हैं, बहियन, बरियन, लपटायो, रपटायो। आप इन शब्दों को अपनी लेखन पुस्तिका में लिख सकते हैं। ये शब्द ल और र के परिवर्तन के उदाहरण है, जहां ध्वनि परिवर्तन के साथ अर्थ में भी सूक्ष्म परिवर्तन देखा जा सकता है, यानी कि सूक्ष्म यानी कि छोटा सा अंतर देखा जा सकता है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर, ठीक है। अगला प्रश्न पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए, स्तंभ 1 और ये स्तंभ 2। तो पहली पंक्ति क्या है? भोर भयो गायन के पाछे मधुबन मोही पठायो। तो इसका सही अर्थ क्या है कि भोर होते ही, सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया, ठीक है। अगली पंक्ति है चार पहर बंसीवट भटक्यो सांझ परे घर आयो। कि चार पहर बंसीवट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया, यानी कि शाम होने पर घर आया। तीसरी पंक्ति है मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। तो इसका अर्थ है कि मैं छोटा बालक हूं, मेरी बाहें छोटी हैं, तो मैं छीके तक कैसे पहुंच सकता हूं। चौथी पंक्ति ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। कि ये सब सखा मुझसे बैर करते हैं, इसलिए इन्होंने मक्खन हठ पूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया। अगली पंक्ति तो माता मन की अति भोरी इनके कही पति आयो। कि माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। तो पांचवे का हो गया ये। और अगला है जिये तेरे कछु भेद उपजी है जानी परायो जायो। तो इसका अर्थ है कि तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया, ठीक है। अब अगला प्रश्न पाठ से आगे आपकी बात। मैं या मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ सकता है कि यह कार्य हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कब, किसके सामने? आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, उस घटना के बारे में बताइए। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, जैसे श्री कृष्ण जी ने माखन ना खाने का अपना तर्क दिया था कि मैंने मक्खन नहीं खाया है, तो आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है जो आपने अगर कोई कार्य ना किया और उसका इल्जाम आप पर लग गया हो, फिर आपने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए क्या तर्क दिए होंगे? तो उस घटना के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से लिखना है आपको। मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में एक बार मुझे भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। यह बात तब की है जब मैं 8वीं कक्षा में था। हमारी कक्षा में एक दिन किसी ने ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक का मजाक उड़ाने वाली एक ड्राइंग बना दी। जब शिक्षक कक्षा में आए तो वे बहुत नाराज हुए और उन्होंने पूछना शुरू किया कि किसने वह ड्राइंग बनाई है। किसी कारणवश कुछ सहपाठियों ने मेरा नाम लिया, शायद इसलिए कि मैं भी ड्राइंग में अच्छा था और अक्सर कक्षा में मजाक करता रहता था। शिक्षक ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि क्या यह ड्राइंग मैंने बनाई है। मैंने तुरंत इनकार किया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। मैंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क दिए। सबसे पहले मैंने उन्हें बताया कि मैं उस समय कक्षा में था ही नहीं, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में किताब वापस करने गया था। इसके बाद मैंने लाइब्रेरी से किताब लौटाने की रसीद दिखाई, जिसमें समय भी लिखा था। इससे साबित हुआ कि उस समय मैं कक्षा में नहीं हो सकता था। अंततः जब मेरे सहपाठियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि मैं उस समय कक्षा में नहीं था, तब जाकर शिक्षक को यकीन हुआ कि मैंने ड्राइंग नहीं बनाई थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि कभी कभी हमें अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए ठोस प्रमाण और शांत मन से तर्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस तरह से आप अपने जीवन की किसी भी एक घटना के बारे में बता सकते हैं जब आप पर गलत इल्जाम लगा है और आप उसे सही साबित करना चाहते हैं, अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। तो आपको बताना है कि आप किस तरह से तर्क देंगे या किस तरह से आपने उस समय तर्क दिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न घर की वस्तुएं। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। छीका घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो चित्र है ये, ठीक है।
तो पहला चित्र, इसको आपके घर में क्या कहते हैं तो आपको लिखना है। तो हमारे घर में तो इसे कहते हैं मटका, ठीक है। ये है स्त्री या प्रेस कह सकते हैं इसे, लोहे का प्रेस कहते हैं, लोहे का, लोहे की स्त्री, स्त्री, ठीक है। इसे हमारे घर में कहते हैं चौकी, चौकी, और इसे सिलाई मशीन, इसे कहते हैं चारपाई। आपके घर में कुछ और भी कह सकते हैं जैसे खाट, मंजा। इसे कहते हैं हमारे उसमें मर्तबान, कहते हैं हमारे उसमें मर्तबान, इसमें अचार डाला जाता है। इसे कहते हैं सूप, और ये सिलबट्टा, ठीक है। यहाँ नीचे और भी चित्र दिए गए हैं। इसे कहते हैं चक्की, ये पंखा, मथनी और छलनी। इसे हम कहते हैं रोटी का डिब्बा, जिसमें हम रोटी रखते हैं। इसे कहते हैं मूसल, कहते हैं। और ये होता है जिससे मक्खन निकाला जाता है, रई या रहट, ठीक है। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट की सहायता से दूध से घी बनाने की हमें प्रक्रिया बतानी है कि दूध से घी बनाने तक की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें गाय की जरूरत होगी, ठीक है। फिर हम गाय का दूध निकालेंगे। दूध निकालने के बाद उस दूध को गर्म किया जाएगा, गैस पे रख के या आंच पे रख के। फिर उसकी दही जमाई जाएगी। दही जमाने के बाद उसे मथा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसमें मक्खन हमारा ये तैयार हो गया, ठीक है। मथने के बाद हमारा मक्खन तैयार हो गया। तो मक्खन से हम लस्सी को अलग कर देंगे और मक्खन को अलग कर देंगे। फिर जो मक्खन बचा है हमारे पास, उसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद हमारे को क्या मिलेगा, घी मिल जाएगा। मक्खन को गर्म करने के बाद घी बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया रहेगी दूध से घी बनाने तक की, ठीक है। अगला प्रश्न, समय का माप। चार पहर बंसीवत भटक्यो, सांझ परे घर आयो। पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। संकेत दिए गए हैं जैसे कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि आदि। तो इसके अलावा और भी कोई शब्द हो जो हमें समय, पहर या सांझ के बारे में बताए, समय के बारे में बताए, तो उन्हें भी हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कल से हमें पता लगता है आने वाला दिन या बीता हुआ दिन। आज से वर्तमान दिन जो चल रहा है। अब से वर्तमान समय का पता लगता है। वेला, वेला क्या होता है, कोई विशेष समय, जैसे प्रातः वेला, संध्याकालीन वेला। और अवधि होती है कोई निर्धारित समय अवधि, ठीक है। ऋतु, मौसम, जैसे बसंत ऋतु, शरद ऋतु। और वर्ष क्या होते हैं, वर्ष होते हैं 365 दिनों की अवधि। और मास 1 महीने की अवधि। पखवाड़ा होता है 15 दिनों की अवधि। सप्ताह 7 दिनों की अवधि। दशक होता है 10 वर्षों की अवधि। और सदी 100 वर्षों की अवधि। और क्षण क्या होता है, बहुत ही छोटा समय। और घड़ी 24 घंटों में से 1 घंटा, ठीक। और पल क्या होता है, 1 क्षण या सेकंड के बराबर समय। प्रश्न ख, श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गायें चराते थे। तो हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण जी 4 पहर गायें चराते थे। यानी कि 4 पहर, यानी कि अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 12। यानी 12 घंटे गायें चराते थे। क्योंकि एक पहर में 3 घंटे होते हैं, 2 में 6, 3 में कितने होंगे, 9, और 4 में 12। मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गायें चराकर लौटे, तो वे सुबह कितने बजे गायें चराने के लिए घर से निकले होंगे। तो 6 बजे ही निकले होंगे, अगर 12 घंटे का अंतराल रखना है हमें, है ना। दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय, जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है। यह लगभग 12 बजे का समय होता है, जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा। तो इसका प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा, 6 बजे होगा, ठीक है, प्रातः के 6 बजे। यहाँ पर लिखित में आपको उत्तर मिल जाएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार वे सुबह से शाम तक लगभग 12 घंटे गायें चराने का काम करते थे। और अगले प्रश्न में, अगर वे शाम को 6 बजे लौटे तो वे सुबह 6 बजे गायें चराने के लिए निकले होंगे। और प्रश्न घ का उत्तर, दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग 6 बजे होगा। अगला प्रश्न, हम सब विशेष हैं। महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित थे, यानी कि वो देख नहीं सकते थे। उनकी विशेष क्षमता थी कि उनकी विशेष क्षमता थी उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या हैं, विचार कीजिए और लिखिए। जैसे आपको अपनी बतानी है, फिर आपके किसी परिजन की, आपके शिक्षक की और आपके मित्र की। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। आपकी विशेष क्षमता होगी कि मैं खुद में शब्दों का अच्छा ज्ञान और लिखने की कुशलता देखता या देखती हूँ। तो वैसे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी विशेष क्षमता के बारे में पूछा गया है। तो मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है।
कि मुझ में अच्छा ज्ञान और लिखने की कुशलता है। और आपके किसी परिजन की क्या हो सकती है कि मेरे पिता में कठिन परिश्रम और धैर्य रखने की विशेष क्षमता है। ठीक है। आपके शिक्षक की विशेष क्षमता क्या हो सकती है? मेरे शिक्षक में ज्ञान को सरलता से समझाने की विशेष क्षमता है। और आपके किसी मित्र की कि मेरे मित्र में लोगों को खुश रखने की विशेष क्षमता है। प्रश्न ख, एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है। वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे? किनकी? एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है। अगला है, एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता। एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है। और एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है। तो इन सब की सहायता आप किस प्रकार करेंगे? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो एक सहपाठी जो पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे? तो आप उसे सरल शब्दों में पाठ को समझा सकते हैं, उदाहरणों के साथ समझा सकते हैं ताकि वह विषय को बेहतर समझ सके। और उसके साथ मिलकर अभ्यास भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या था कि एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता। पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन वो देख नहीं सकता, तब आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे? तो आप उसे पाठ्य सामग्री सुनाकर पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। ठीक है। आप उसके लिए ब्रेल में सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं। ब्रेल ब्रेल में सामग्री यानी ब्रेल लिपि जो दृष्टिबाधित विशेष बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। और या ऑडियो बुक्स की मदद ले सकते हैं जिन्हें वो सुन सकें, ऑडियो बुक्स। ठीक है। फिर अगला था कि एक सहपाठी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। तो उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे आप? तो आप उसे धैर्यपूर्वक बोलने की सलाह दे सकते हैं और उसे अभ्यास करने के लिए समय दे सकते हैं। उसे श्वास लेने की तकनीक सिखा सकते हैं कि कहां पर धीरे धीरे बोलना है और सांस लेते हुए बोलना है, जिससे वह अपनी गति को नियंत्रित कर सके। अगला है, एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। तो उसकी सहायता कैसे करेंगे? आप उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं और उसे आराम से और धीरे धीरे बोलने के लिए कह सकते हैं। आप उसके साथ भाषण का अभ्यास कर सकते हैं ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़ सके। और अगला सहपाठी कौन सा है? एक सहपाठी जो चलने में कठिनाई है उसे और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है। तो उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे आप? तो आप उसके साथ वैकल्पिक खेल खेल सकते हैं जो उसके लिए सुविधाजनक हो। ऐसे खेल खेलें जो उसके लिए सुविधाजनक हो। यदि वह दौड़ में भाग लेना चाहता है तो आप उसे दौड़ के दौरान सहारा देकर मदद कर सकते हैं। और अगला सहपाठी कौन सा है? जो प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, सुनने संबंधी उसको दिक्कत है। तब उसकी सहायता आप किस प्रकार कर सकते हैं? आप उसके लिए कक्षा में लिखित नोट्स तैयार कर सकते हैं या इशारों के माध्यम से संवाद कर सकते हैं, इशारों में बातचीत कर सकते हैं। आप शिक्षक से कह सकते हैं कि वह धीरे धीरे बोले और महत्वपूर्ण बातें लिख कर समझाए। ठीक है, क्योंकि उसे सुनने में परेशानी है। तो शिक्षक को आप कह सकते हैं कि आप धीरे धीरे बोलें और जो जरूरी बातें हैं उन्हें लिख कर बताएं। इस प्रकार हम अपनी क्षमता का उपयोग कर अपने सहपाठियों की मदद कर सकते हैं और उन्हें बेहतर महसूस करा सकते हैं। अगला प्रश्न आज की पहेली। दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। नीचे दूध से बनने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। दी गई शब्द पहेली में उनके नाम के पहले अक्षर दे दिए गए हैं। नाम पूरे कीजिए। तो ये चित्र है और ये है शब्द जाल। ठीक है। तो अब यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे खो, खो से क्या बन सकता है? दूध से बनने वाली चीज खोया, है ना? तो हम खोया लिख देते हैं। तो एक बन गया हमारा खोया। ये घी तो बना ही हुआ है दूध से बनने वाला। और क्या बन सकता है? छाछ बन सकती है। ठीक है। प से क्या बन सकता है? पनीर बन सकता है। ठीक है, तो हमारा ये छाछ बन गया, पनीर बन गया। मिठाई, मिठाई। ठीक है। और क्या बन सकता है? द से दही। और क्या बन सकता है? इससे इस माँ से मक्खन बन सकता है ना? मक्खन। ठीक है। आ से क्या बन सकता है? हमारा आइसक्रीम बन सकता है, आइसक्रीम। ठीक है। और क्या बन सकता है? खोया बन गया, घी, मिठाई, पनीर, मक्खन, दही, छाछ, आइसक्रीम। मलाई लिख सकते हैं, ये मलाई, मलाई, है ना? और एक रबड़ी बन सकता है, रबड़ी। ठीक है, रबड़ी। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ये वाला जो लिखा है हमने, छाछ को हम इस तरह बनाते हैं, छाछ। ठीक है। फिर इसका हम बना देंगे लस्सी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये शब्द जाल जो है वो पूरा हो गया। तो कौन कौन सी वस्तुएं बन गई हमारी? यहाँ पर हम लिख देते हैं। खोया, ठीक है, दही, मक्खन, लस्सी, मिठाई,
पनीर, घी, आइसक्रीम, छाछ, रबड़ी, मलाई। ठीक है, दही भी हो गया। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 चीजें बन गई हमारी और 11 ही हमें चित्र यहाँ पर दिए गए थे। अगला प्रश्न है खोजबीन के लिए। सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं खोजे व पढ़े। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न